गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आई होप आप बेहतर होंगे, ठीक है, और अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपने आने वाले यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी घर पे रह के अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है। जैसा कि आपको मैं पिछले वीडियो में बायोलॉजी के अंतर्गत आनुवंशिकता पर मेंडल के दूसरे प्रयोग और दूसरे प्रयोग को कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, मेंडल के तीनों नियम के बारे में बताया था और उसमें 2 नियम को एक्सप्लेन भी कर दिया था। अभी तीसरा नियम शेष रह गया था। अब हम उस तीसरे नियम को आज इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम मेंडल के दोनों प्रयोग और तीनों नियम और उसके शब्दावली संकेताक्षर को पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अगर कल और आज का वीडियो मिला लें तो ये दोनों वीडियो से आपको पक्का कुछ ना कुछ क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आने वाले हैं, ठीक है। इसलिए आप यहाँ पर, ठीक है, आज मेंडल का तीसरा नियम ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो एक बार मैं थोड़ा सा चलते चलते तीसरे नियम पर पहले पहला और दूसरा नियम रिपीट करा देता हूँ। मेंडल का पहला नियम, जिसे प्रभाविता या प्रबलता का नियम कहते हैं, जिसे कार्ल कोरेंस ने मेंडल के दूसरे निष्कर्ष को प्रथम नियम के रूप में दिया, यानी प्रबलता का नियम के रूप में, और कार्ल कोरेंस ने मेंडल के तीसरे निष्कर्ष अर्थात पृथक्करण को क्या किया, बोलो, दूसरे नियम के रूप में दिया, जिसे मेंडल का क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम कहते हैं। आज मेंडल का चौथा निष्कर्ष, जो कि दूसरे प्रयोग से निकला था, उस चौथे निष्कर्ष को कार्ल कोरेंस ने मेंडल के तीसरे नियम के रूप में घोषित किया। तो उसी तीसरे नियम को हम क्या कर रहे हैं, देखने जा रहे हैं गाइस, ठीक है। तो आइए देखते हैं तीसरा नियम क्या है। तो यहाँ पर लिखा है मैंने मेंडल का तीसरा नियम, ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मेंडल्स, जिसे स्वतंत्र अव्यूहन का नियम कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, अर्थात लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी कहते हैं, या स्वतंत्र प्रतिसम्मिश्रण का नियम भी कहते हैं। तो पेपर में इस नाम से भी आ सकता है गाइस, और इस नाम से भी पूछा जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर इस नाम से आता है, ठीक है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, मेंडल का तीसरा नियम। तो जैसा कि मैंने बताया कि मेंडल के चौथा निष्कर्ष दूसरे प्रयोग से निकला था, ठीक है। तो मेंडल के चौथे निष्कर्ष को कार्ल कोरेंस ने तीसरे नियम के रूप में क्या कर दिया, घोषित कर दिया, जो इस प्रकार है। क्या है, क्या घोषित किया, क्या कहा, इन्होंने कहा एक आनुवंशिक लक्षण का प्रबल कारक, ठीक है, एक आनुवंशिक लक्षण का प्रबल कारक दूसरे के प्रबल कारक से ही नहीं, ठीक है। एक आनुवंशिक लक्षण का प्रबल कारक दूसरे के प्रबल कारक से ही नहीं, वरन यानी बल्कि अप्रबल से भी संयोग कर सकता है, ठीक है, अप्रबल से भी संयोग कर सकता है। और एक का अप्रबल कारक, ठीक है, दूसरे के अप्रबल से ही नहीं बल्कि प्रबल कारक से भी संयोग कर सकता है। इसे ही मेंडल का स्वतंत्र अव्यूहन का नियम अर्थात तीसरा नियम कहते हैं, ठीक है। आइए इसके अर्थ के बारे में समझ लेते हैं, कहना क्या चाह रहा है। तो इस नियम से हमें यह मालूम होता है, यह नियम ये बताना चाह रहा है दोस्तों कि प्रबल, जैसे हम प्रबल हैं, ठीक है, एक्सटेंडेड है, पावरफुल है, तो हम कोशिश करते हैं कि हमारी संगत प्रबल के साथ ही होनी चाहिए, ठीक है। हमारा फ्रेंड, हमारा सर्किल, हमारा जो रिलेशन हो प्रबल के यहाँ ही होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं। अमूमन यही होता भी है। और कोई गरीब है, कोई अप्रबल है, ठीक है, तो वो अप्रबल को ही ढूंढता है, अप्रबल के साथ ही अपना रिलेशन या अपना फ्रेंडशिप करता है, राइट, अमूमन यही होता है। तो वही मेंडल ने कहा, ठीक है, कि प्रबल लक्षण का जो कारक है वो किसी दूसरे के प्रबल कारक के साथ ही जाता है, ठीक है। ये कोई ज़रूरी नहीं है, प्रबल तो प्रबल के साथ जाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन प्रबल आवश्यकता पड़ने पर अप्रबल के साथ भी जा सकता है, और ऐसा करने से कोई रोक नहीं पाएगा, ऐसा करने के लिए वो फ्री है, राइट। जैसे हमने कहा कि खुद के लिए हम प्रबल हैं तो हम प्रबल से ही फ्रेंडशिप करेंगे, ठीक है कि नहीं। ये ऐसा करने के लिए मैं फ्री हूँ, लेकिन मैं चाहूँ तो दुर्बल वाले के साथ भी फ्रेंडशिप कर सकता हूँ, ऐसा करने के लिए मैं फ्री हूँ। इसलिए यह रूल क्या है, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम कहा जाता है, ठीक है। स्वतंत्र माने फ्री, अव्यूहन का मतलब जाना। तो प्रबल के साथ ही नहीं बल्कि अप्रबल के साथ भी संयोग कर सकता है, ठीक है कि नहीं। और अप्रबल लक्षण वाला जो कारक है वो अप्रबल के साथ ही नहीं बल्कि प्रबल कारक के साथ भी जा सकता है। जैसा कि मेंडल के दूसरे प्रयोग में आपने देखा था कि गोल पीला के साथ, तो गोल पीला प्रबल है, लेकिन फिर आपने देखा गोल हरा भी हो गया था, यानी गोल प्रबल हरा प्रबल, यानी गोल प्रबल
और हरा अप्रबल। प्रबल तो प्रबल के साथ था ही, लेकिन प्रबल अप्रबल के साथ भी चला गया। उसी तरह से मेंडल के F2 प्रयोग में आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, दूसरे प्रयोग के F2 पीढ़ी में हरा झुर्रीदार, हरा और झुर्रीदार अप्रबल है, और एक क्या मिला था, झुर्रीदार हरा के बजाय पीला मिल गया था, पीला प्रबल है, झुर्रीदार अप्रबल है। यानी प्रबल प्रबल के साथ ही नहीं बल्कि अप्रबल के साथ भी मिल सकता है, और अप्रबल लक्षण का कारक अप्रबल से ही नहीं बल्कि प्रबल से भी मिल सकता है। ऐसा करने के लिए दोनों फ्री हैं, स्वतंत्र हैं। इसे ही मेंडल का क्या कहा जाता है बेटा, बोलो, तीसरा नियम, अर्थात स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम या स्वतंत्र सम्मिश्रण का नियम कहते हैं। ठीक है गाइस, तो समझ गए होगे। यहाँ पर आपको ये नियम दिया गया बेटा, नोट करिए, फिर ये नियम खत्म, फिर नेक्स्ट पे हम चलते हैं, मेंडल के और भी कुछ टॉपिक्स को हम क्लियर करेंगे। तो आपने नोट कर लिया होगा। आइए अब हम जो नेक्स्ट स्टडी में पढ़ना है बेटा, ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभार कि मेंडल के प्रयोग में प्रयुक्त संकेताक्षर और उनका अर्थ बताइए। ठीक है, अर्थात मेंडल ने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया था उसमें कुछ विशेष प्रकार के शब्दों, अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किया था। ठीक है, संकेत के रूप में, उसका अर्थ क्या होता है और संकेत कौन से हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में निम्न संकेताक्षर का प्रयोग किया, जैसे P1 संकेताक्षर। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं P1 या P भी लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में P1 का प्रयोग किया था। तो ये P1 किसका संकेत कर रहा है। ठीक है, जैसे देखो, कैपिटल T स्मॉल t के बीच संकरण कराया तो जो पौधा मिला उसे F1 पीढ़ी का नाम दिया। ठीक है, तो ये F1 क्या है, F1 इज द इंडिकेटर। ठीक है, F1 क्या इंडिकेटर है, इंडिकेट कर रहा है, कुछ कुछ बता रहा है। क्या बता रहा है, फर्स्ट जनरेशन, पहली पीढ़ी। उसी प्रकार से मेंडल ने इसे P1 कहा था। P1 का मतलब पेरेंट पीढ़ी। ठीक है, तो ये कुछ संकेत थे जिसका नाम पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं P1 संकेताक्षर क्या है। तो यहाँ पे लिखोगे कि मेंडल ने, ठीक है गाइज, मेंडल ने इसका प्रयोग जनक पीढ़ी, ठीक है, या जनकी पीढ़ी, जनकी पीढ़ी का मतलब आप समझ रहे होंगे, पेरेंट पीढ़ी कहते हैं, पेरेंट। ठीक है, पेरेंट्स जनरेशन, पेरेंट जनरेशन के लिए किया। ठीक है, जनकी पीढ़ी के लिए किया। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है, कि P1 या P संकेत मेंडल ने किसके लिए किया, जनकी पीढ़ी को लिए बताने में किया, जनकी पीढ़ी को क्लियर करने के लिए किया। ठीक है, अब इसी तरह दूसरा बेटा, उसके बाद चले तो F1 पीढ़ी, F1 जनरेशन का प्रयोग किया। तो F1 का मतलब क्या है, तो यहाँ लिखेंगे F1 का प्रयोग मेंडल ने, ठीक है, प्रथम संतानीय पीढ़ी, ठीक है, प्रथम संतानीय पीढ़ी के लिए, ठीक है, किया। ये आपका हो गया। ठीक है, F1 का क्या अर्थ है, फर्स्ट जनरेशन या प्रथम संतानीय पीढ़ी होता है F1 का मतलब। तो F1 एक संकेत है जिसका अर्थ क्या है, प्रथम संतानीय पीढ़ी। मेंडल ने इसका प्रयोग पहली पीढ़ी के लिए किया। ये दूसरा हो गया। ठीक है, अब हम तीसरे की बात करें इसी तरह, तो F2 पीढ़ी भी लिखा मेंडल ने। तो F2 पीढ़ी का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक वैसे ही अगर F1 प्रथम पीढ़ी तो F2 का प्रयोग मेंडल ने, बोलो किसके, द्वितीय संतानीय पीढ़ी के लिए किया। ठीक है, द्वितीय संतानीय पीढ़ी, ठीक है, के लिए किया। ये आपका हो गया। ठीक है, अब इसी तरह F3 कहा जाए तो आप ये भी समझ गए होंगे, अब बताने की ज़रूरत नहीं है कि F3 का प्रयोग मेंडल ने तृतीय पीढ़ी के लिए, ठीक है, तृतीय संतानीय पीढ़ी के लिए किया। ठीक है, संतानीय पीढ़ी के लिए प्रयोग किया। ये आपका हो गया। समझ में आई बात कि नहीं। तो इस तरह से ये भी हो गया। अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, अब मेंडल ने कुछ और संकेत का प्रयोग किया। ठीक है, क्या किया, कुछ और संकेतों का प्रयोग किया, उसको भी जान, जैसे कैपिटल टी व स्मॉल टी मेंडल ने लिखा। ठीक है, का प्रयोग, ये भी एक संकेत। जैसे मटर के लंबे पौधे को दिखाने के लिए मेंडल ने कैपिटल टी लिखा और स्मॉल टी का मतलब क्या हुआ, नाटे तने वाले पौधे। तो ये भी क्लियर हो गया। तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल टी का प्रयोग
ठीक है, लंबे तने व स्मॉल टी का प्रयोग, ठीक है, मटर के बौने तने या बौने पौधे के लिए, ठीक है, मेंडल ने प्रयोग किया, मेंडल ने प्रयोग किया। ठीक है, क्लियर हो गया। कैपिटल टी लंबे मटर के लंबे पौधे के लिए किया और स्मॉल टी मटर के बौने तने के लिए मेंडल ने प्रयोग किया था संकेत को। ठीक है, लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान दो, वर्तमान समय में मटर के लंबेपन के लिए कैपिटल टी के स्थान पे कैपिटल डी प्रयोग किया जाता है और नाटे तने के लिए वर्तमान समय में स्मॉल टी के बजाय, ठीक है, क्या प्रयोग करते हैं, स्मॉल डी प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ लिख सकते हो कि वर्तमान में कैपिटल टी के लिए स्थान पर कैपिटल डी व स्मॉल टी के स्थान पर स्मॉल डी, ठीक है, का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। दैट्स कंप्लीट गाइस। तो ये रहा मेंडल के प्रयोगों में प्रयुक्त संकेताक्षर और उनका अर्थ। ये भी कभी कभी एक नंबर का पूछ लेता है। तो P1P मतलब पेरेंट पीढ़ी, F1 माने प्रथम संतानी पीढ़ी, F2 माने द्वितीय संतानी पीढ़ी, F3 मतलब तृतीय संतानी पीढ़ी, कैपिटल टी माने लंबापन और स्मॉल टी मतलब बौनापन। और कैपिटल टी के स्थान पे कैपिटल डी लिखा जाता है और स्मॉल टी के स्थान पे स्मॉल डी लिखा जाता है। स्मॉल डी मतलब डॉर्फ यानी बौना होता है। ठीक है, तो इसे भी नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। सारे गाइस नोट करें और साथ में वीडियो को देखते समय लाइक भी करते चलिए, शेयर भी करते चलिए। तो चलिए गाइस, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक और हेडिंग से हम आपको रिव्यू कराते हैं और ये भी एग्जाम में पक्का है कि हर एक साल के बाद या हर साल ही पूछा जाता है। ये कह लीजिए कि जैसे पेपर के 4 सेट बनते हैं, मान 360 WB, WX, WZ, तो इसमें पक्का किसी न किसी रिटर्न में एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन, आइए देखते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा आपको रटना नहीं है। आनुवंशिकी की पारिभाषिक शब्दावली व उनका अर्थ। ठीक है, पूछा जाता है कि मेंडल के प्रयोग में या आनुवंशिकी के प्रयोग में कुछ विशेष प्रकार के शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है, उन वर्डों का मतलब या अर्थ क्या होता है। ठीक है, समझ गया कि नहीं। जैसे कोई कार्य हम करते हैं तो उसमें कुछ स्पेशल वर्ड का प्रयोग कर देते हैं तो उसका अर्थ सामने वाला समझ जाता है। ठीक है, हम प्रत्यक्ष ना बोलकर उसे एक स्पेशल वर्ड देते हैं और वो समझ जाता है। उसी प्रकार से जो आनुवंशिकी का क्षेत्र है, उस क्षेत्रों में कुछ विशेष प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है गाइज। उसी शब्दों को, ठीक है, शब्दावली कहते हैं और वो कौन कौन से शब्द हैं और उनका अर्थ क्या होता है, हम इसको अब जानेंगे। ठीक है, ये भी पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं क्या है। ठीक है, तो पहली चीज़, आनुवंशिकी की पारिभाषिक शब्दावली व उनका अर्थ निम्नलिखित है। ठीक है, नंबर 1, एलील व एलीलोमार्फ। समझ गए, ये पहली शब्दावली एलील व एलीलोमार्फ, दैट्स इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन। तो आनुवंशिकी का पढ़ते समय, प्रयोग करते समय एलील या एलीलोमार्फ शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह एक क्या है, आनुवंशिकी की पारिभाषिक शब्दावली है। इसका अर्थ क्या होता है, किसके लिए प्रयोग किया जाता है और किसने किया, ये पूछता है पेपर में। तो आइए देखते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। किसी आनुवंशिक लक्षण के, ठीक है, तुलनात्मक रूपों, ठीक है, किसके, किसी आनुवंशिक लक्षण के जो तुलनात्मक रूप है। जैसे मटर का पौधा है तो एक लंबा लिया, एक बौना लिया। अब हम तुलना कर रहे हैं, उसका एक लंबा रूप दिख रहा है, एक बौना रूप दिख रहा है, राइट। तो ये जो तुलनात्मक रूप दिख रहा है, लंबापन, बौनापन, टेढ़ापन, कालापन, एक गोरापन, ये जो किसी जीव के आनुवंशिक लक्षण के तुलनात्मक रूप होते हैं ना गाइस, इसी रूपों को बेटसन ने एलीलोमार्फ कह दिया। क्या कह दिया, एलीलोमार्फ कह दिया। समझ गए कि नहीं। अब हम कह सकते हैं कि एक मटर का लंबा और बौनापन दोनों एक दूसरे क्या है, एलीलोमार्फ हैं। ठीक है, अर्थात तुलनात्मक रूप से भिन्न है। तुलना करिए, रूप भिन्न है, तो इसे ही क्या कहते हैं, एलीलोमार्फ कहते हैं। ठीक है, जैसे आप ये भी समझ सकते हो, सपोज करिए ये दो वस्तुएं हैं, किसी जीव के दो लक्षण हैं, तो ये छोटा है, ये बड़ा है, लंबा है, बौना है। अब इन दोनों को लंबा बौना ना कह के कह देंगे कि ये एलीलोमार्फ हैं एक दूसरे के। एलीलोमार्फ मतलब तुलनात्मक रूप से भिन्न है। ठीक है, तो किसी भी लक्षण भिन्न हो सकते हैं। और इस तुलनात्मक रूप से भिन्न जो लक्षण हैं, उन लक्षणों के जो जीन्स होते हैं, ठीक है, उन जीन्स को बेटसन ने क्या कह दिया बेटा, एलील कह दिया। क्या कह दिया, एलील कह दिया। समझ गए कि नहीं। मतलब कि ये लंबा और ये बौना है, तो इनके लंबे और बौनेपन को एक साथ बोले तो एलीलोमार्फ,
और इनके लंबेपन और बौनेपन का जो कारक है, जीन है, जो इसे लंबा इसे बौना बनाया है, उस जीन को बेटसन ने एलील कहा। समझ गया कि नहीं? क्या कहा? एलील। ठीक है, तो इस तरह से ये एलील और एलीलोमार्फ आपका क्लियर हो गया। ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें रटना नहीं है, बस केवल थोड़ा सा यही ध्यान दीजिए। अब जो पढ़ाएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जीन रूप अर्थात जीनोटाइप व दृश्य रूप अर्थात फिनोटाइप। पेपर में आता है जीनोटाइप फिनोटाइप क्या है, व्हाट डू मीन अबाउट जीनोटाइप फिनोटाइप, प्लीज डिस्कस अबाउट दिस पॉइंट इफ यू नो अबाउट दिस। तो दैट सिंपल यार, जीनोटाइप को जीन रूप कहते हैं और फिनोटाइप को दृश्य रूप कहते हैं। रटना ही नहीं है कुछ। ठीक है, दृश्य मीन्स क्या होता है? दिखना, रूप माने समझी लो लक्षण, किसी जीव के जो लक्षण प्रत्यक्ष दिखें, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? दृश्य रूप अर्थात फिनोटाइप कहते हैं। और उस लक्षण को दिखाने वाले जीन को हम क्या कहते हैं? ठीक है, बोलो क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहते हैं। ठीक है, अब इसमें और इसमें क्या अंतर है? यहाँ पर कम से कम 2 तुलनात्मक रूप होने चाहिए, तब एलीलोमार्फ होगा। ठीक है, और उसका जीन एलील। लेकिन यहाँ पर पार्टिकुलर किसी एक ही लक्षण की बात कर ली जाए, जैसे सपोज करिए, ठीक है, कि जो मान लीजिए हम ही लीजिए, अगर मेरे नाक की बनावट थोड़ी सी ऐसे मान लीजिए टेढ़ी है, तो इस जो टेढ़ेपन को आप देख पा रहे हो गाइज, ये इसका क्या है? फिनोटाइप है, दृश्य रूप है। लेकिन इसको टेढ़ा करने वाले जो जीन हैं, उस जीन को हम जीनोटाइप कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर यही चीज़ मैंने लिखा, किसी जीव के विकसित व प्रदर्शित, ठीक है, प्रदर्शित मतलब यहाँ पर लिखा है अर्थात दिखाई देने वाले लक्षणों को हम क्या कहते हैं? दृश्य रूप अर्थात फिनोटाइप कहते हैं। और इस लक्षण के जो उत्तरदायी जीन है, जो लक्षण दिख रहा है उसका जो जीन है, ठीक है, उस जीन की जोड़ी को हम क्या कहते हैं बेटा? जीनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहते हैं। समझ गए? जैसे एग्जाम्पल भी यहाँ दिया है, जैसे लंबापन बौनापन किसी भी व्यक्ति का, किसी भी एनिमल्स का, किसी भी प्लांट का, तो आप देख ही पा रहे हो कि ये लंबा है, बौना है, कंपैरिजन कर पा रहे हो। ठीक है, तो वो जो लंबापन बौनापन लक्षण दिख रहा है, प्रदर्शित हो रहा है, विकसित है, उसको हम फिनोटाइप कहते हैं उसका। और उस लक्षण के जो कारण है जीन, उस जीन को हम उसका जीनोटाइप कहते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा भी है कि जैसे लंबापन बौनापन, ठीक है, लंबापन बौनापन क्या है? फिनोटाइप है। और इसका जो जीन है अर्थात कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इसका क्या है? जीनोटाइप है। समझ गया कि नहीं? तो इस तरह से ये आपको शब्दावली के अंतर्गत 2 इंपॉर्टेंट बताए गए, इसके बाद भी बता रहे हैं। ठीक है, इसे नोट करिए, अभी कोई संशय नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोनों में मैं बार बार जोर दे रहा हूँ। एलील, एलीलोमार्फ। एलीलोमार्फ का मतलब मार्फ, मार्फ माने आकृति यार, आकार जो दिख रहा है। ठीक है कि नहीं? तो किसी जीव के 2 तुलनात्मक रूप हों तो उन रूपों को हम क्या कहते हैं? एलीलोमार्फ, बेटसन ने कहा, और उसके जीन को एलील कहा बेटसन ने। और जीनोटाइप फिनोटाइप दैट सिंपल यार, दृश्य रूप और जीन रूप। दृश्य रूप मतलब किसी जीव के जो लक्षण प्रत्यक्ष दिखें, प्रदर्शित हों, विकसित हों या दिखाई दें, लंबापन, बौनापन, गोरापन, कालापन, ये लक्षणों को जीन फिनोटाइप कहते हैं, दृश्य रूप। और इसको दिखाने वाले जीन को हम क्या कहते हैं? इसका जीनोटाइप कहते हैं गाइस। ठीक है, तो क्लियर हो गया? नोट करिए फटाफट। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। तो आपने नोट कर लिया होगा। अब शब्दावली में अब हम चलते हैं एक तीसरे वर्ड की ओर। इसका भी अपना एक इम्पॉर्टेंस है, महत्व है, और इसका भी अर्थ बार बार प्रयोग किया जाता है आनुवंशिकता को पढ़ते और पढ़ाते समय। तो इसका भी अर्थ मालूम होना चाहिए। ठीक है, जो कि तीसरी शब्दावली समयुग्मजी व विषमयुग्मजी अर्थात होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। तो व्हाट डू मीन अबाउट होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस? तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। ठीक है, तो समयुग्मजी और विषमयुग्मजी क्या है? सबसे पहले इस वर्ड का प्रयोग या इसका प्रयोग या इस शब्द का प्रयोग सैंडर्स, ठीक है, व बेटसन ने किया। ये 2 साइंटिस्ट थे, सैंडर्स व बेटसन। इसका प्रयोग सैंडर्स व बेटसन ने सर्वप्रथम किया। ठीक है, बाकी अब तो हम भी लोग प्रयोग करते हैं, आप भी करते हो। ठीक है कि नहीं? सर्वप्रथम किया। तो मैंने लिख दिया कि समयुग्मजी, विषमयुग्मजी अर्थात होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस वर्ड का प्रयोग अकॉर्डिंग टू सैंडर्स एंड बेटसन फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने किया। ठीक है, क्या किया, क्या बताया? समयुग्मजी का मतलब रटना ही नहीं, सम माने समान, युग्मजी का मतलब जीन से है, और विषमयुग्मजी मतलब विषम जीन। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि अगर किसी जीन रूप के जो जीन हैं वो क्या है? एक समान है,
अर्थात कैपिटल टीटी है तो वो समयुग्मजी हुआ, और एक स्मॉल टीटी अगर है तब भी समयुग्मजी हुआ, और अगर एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है तो ये भी समयुग्मजी हो गया। ठीक है, तो एक बार हम इसकी डिफिनीशन देखते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं एग्जाम्पल लेकर के आपको बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं यदि जीन रूप में दोनों जीन एक समान है, समयुग्मजी कह रहा है ना, एक समान है, तो उसे हम होमोजाइगस अर्थात समयुग्मजी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा तथा यदि जीन रूप में यानी जीनोटाइप में, ठीक है, जीन रूप में दोनों जीन एलील है, एलील का मतलब भिन्न होता है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ भिन्न। ठीक है, जीन एलील है तो उसे हम विषम युग्मजी कहते हैं, हेट्रोजाइगस। ठीक है, विषम युग्मजी कहते हैं अर्थात हेट्रोजाइगस कहते हैं। ठीक है गाइस, कंप्लीट हो गया। तो बोलिए आप यहाँ पर बोलो क्या है, यदि जीन रूप का मतलब किसी लक्षण के जो जोड़ी वाले जीन हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा ये टेढ़ापन है तो इस टेढ़े वाला जो जीन की जोड़ी है, जो जीन है, ठीक है, उसी की बात कर रहा है। यदि जीन रूप में दोनों जीन क्या हो, एक समान हो, ठीक है, अर्थात जैसे लंबापन है तो लंबापन का जो जीनोटाइप है कैपिटल टीटी, तो बोलो दोनों जीन के जीनोटाइप है, ये फिनोटाइप है, जो लंबापन दिख रहा हो फिनोटाइप, और इसका जीनोटाइप कैपिटल टीटी, तो बोलो दोनों जोड़ी क्या है, समान है, तो ये हम कह सकते हैं ये क्या है, समयुग्मजी है। तो वही चीज़ मैंने लिखा है, यदि जीन रूप में दोनों जीन एक समान है तो उसे हम समयुग्मजी कहते हैं अर्थात होमोजाइगस कहते हैं। और यदि किसी जीन रूप में दोनों जीन, ठीक है, एलील हैं अर्थात भिन्न है, परस्पर रूप से डिफर है, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, विषम युग्मजी हेट्रोजाइगस कहते हैं। ठीक है, जैसे एक बात यहाँ ध्यान दो, लंबापन के लिए हमने कैपिटल टी यूज किया। ठीक है, तो ये लंबापन क्या है बेटा, फिनोटाइप है। ठीक है, और ये क्या है, इसका जीनोटाइप है। ठीक है, और यहाँ मैंने यूज किया बौनापन। ठीक है, तो बौनापन भी क्या होगा, फिनोटाइप ही होगा यार, जो दिख जाए वो फिनोटाइप है, जिसका दृश्य हो, जो दिखे, तो दिख रहा है बौनापन भी लंबापन, तो ये फिनोटाइप हो गया। और इसका जो जीन है स्मॉल टीटी, ये इसका जीनोटाइप है। अब आप इसे देखिए, जब इसमें क्रॉस कराया था कैपिटल टी स्मॉल टी, मिला तो लंबा था, लंबापन। अब आप बताओ कि लंबापन का जो जीनोटाइप है वो कैपिटल टीटी है, और बौनापन का जो जीनोटाइप वो स्मॉल टीटी है, तो ये समयुग्मजी है, क्योंकि दोनों जोड़ी क्या है, समान है, तो हम कहेंगे ये समयुग्मजी हैं। यहाँ भी दोनों देखो, ये भी स्मॉल, दोनों सेम है, तो ये भी समयुग्मजी होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए F1 पीढ़ी में जो लंबे पौधे प्राप्त हुए थे, उनका जो जीनोटाइप अगर देखें तो एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, तो हम कहेंगे ये हेट्रोजाइगस है, अर्थात ये क्या है, विषम युग्मजी है। समझ में आई बात कि नहीं? तो समझ गए होंगे, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा आइसोगैमस हेट्रोगैमस। तो अब आप नोट करें, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, फटाफट नोट करिए। तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो अब हम आपको इस वीडियो में, ठीक है, इतना ही मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ लोग कहते हैं सर लंबा वीडियो प्रोवाइड करिए। बेटा यहाँ पर थोड़ा सा अपलोडिंग में प्रॉब्लम होती है लंबे वीडियो के लिए, इसलिए ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने में अपलोडिंग में समस्या आ जाती है। तो हमारी कोशिश रहती है कि लगभग कम से कम 25 मिनट या 30 मिनट का वीडियो दिया जाए। ठीक है, तो इस आप भी निश्चिंत रहें, आप जितना भी ज़रा पढ़ते रहें और सिलेबस की चिंता ना करें, वो सिलेबस खत्म होगा। थोड़ा सा समय लगेगा, 2, 4, 10 दिन या 1 महीने, हम इस वीडियो के अपलोडिंग की समस्या को दूर कर लेंगे, फिर आपको 40 मिनट 45 मिनट का वीडियो प्रोवाइड करेंगे। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, तब तक आप वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, एग्जाम का प्रिपरेशन करते रहिए। ठीक है, लगे रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है कि नहीं? और हाँ, अगर वीडियो क्वालिटी कम मिलती हो तो वीडियो के कोने पर 3 डॉट्स हैं, 3 बिंदियां हैं, उन पर टिक करो। वीडियो क्वालिटी 240 से 360 या 480 करिए, क्वालिटी बढ़ जाएगी, अच्छा आएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू।